तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के सम्स करने वाले हैं। आपके सामने देख रहे हैं, मैं सम नंबर 10 पूरा कराऊंगा, फिर उसके जैसे जो भी सम्स आ रहे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। और कुछ अगर थोड़े भी ट्विस्ट करके सम पूछे हैं या कुछ अलग तरीके से पूछे हैं तो वो भी सम में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। यानी इस वीडियो में आपको जो सी क्लैम्प वाले सम्स रहते हैं जो चैप्टर नंबर 5 में आते हैं वो आपको आज आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप ये सीख के जाओगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक आने चाहिए, ये मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 10 सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे। विंटर 19 का 4 मार्क का सम है। चलिए इस सम को समझते हैं। ओके, तो देखिए 25 किलो न्यूटन का लोड है। अभी यहाँ पे क्या है, सी क्लैम्प है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सी क्लैम्प है कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी क्लैम्प हम बना देते हैं और ये चलिए ये सी क्लैम्प बन गया है। और सी क्लैम्प पे जब सी क्लैम्प लगेगा तब दो तरफ से जो फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं पी, और ये पी जो गिवन है वो गिवन है 25 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा में क्या लिख देंगे, पी। पी आपको समझा दिया क्या है, ठीक है। आपका मकसद तो ये है कि क्वेश्चन में दिया गया हर चीज़ आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो क्या दिया है और उसका यूज़ किस तरह से होता है, ठीक है। यानी पी का जो एक्सिस है, फोर्स का, लोड का जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस बना दिया मैंने, लोड का एक्सिस, ठीक है। चलो उसके बाद क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन है। अगर यहाँ से मैं आपको सेक्शन एक्स एक्स बनाता हूँ, ये वाला हिस्सा अगर हम कट करते हैं, अगर मैं इसको एक्स एक्स मानता हूँ तो आपका ये वाला हो जो पोर्शन है वो आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा। अंदर भी दिखा सकते हैं ना, ये सब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखे थे। तो ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन एक्स एक्स, इसको मैं यहाँ पे साइड पे अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, चलो ये सेक्शन एक्स एक्स है, इसी के नीचे मैं बना रहा हूँ, इसी सेक्शन को कट करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। ये ही सेक्शन है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन है, ओके। अगर 3D में देखें तो कुछ दिखेगा इस तरह से, ठीक है। अगर 3D में आप देखोगे तो 3D में सी सेक्शन जो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 3D में इस तरह से ये वाला सेक्शन दिखेगा, ओके, लाइक दिस, है ना। तो ये सेक्शन दिखेगा, है ना। चलो ये कुछ बस ऐसे ही आपको बता रहा था, जिसके अंदर आपको डायमेंशंस की बात करें तो दिस इज़ एच एंड दिस इज़ बी, ओके। विड्थ और इसको डेप्थ या हाइट बोल सकते हो आप, है ना। तो चलिए, तो और उसके बाद देखिए आप, एसेंट्रिक डिस्टेंस गिवन है 150 mm इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एसेंट्रिक डिस्टेंस क्या रहता है इसका, ये जो मैं यहाँ से सेंटर लाइन, अगर एक सेंटर पे एक लाइन बना दूँ, नॉट अ सेंटर लाइन, ओके, सेंटर लाइन नहीं बना रहा हूँ मैं, सेंटर पे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे और सेंटर पे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सेंटर लाइन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज़ कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिक डिस्टेंस बोलते हैं, जो यहाँ पे गिवन है 150 mm। ये एसेंट्रिक डिस्टेंस कितना गिवन है, 150 mm गिवन है, ठीक है।
और हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के। देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, यानी हमें फाइंड करना है एच और हमें फाइंड करना है बी। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस अलाउड है, हमें सिर्फ मैक्सिमम इतनी ही स्ट्रेस अलाउ है, इससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेस क्लैंप के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और एक और रिलेशन गिवन है एच इज़ इक्वल टू 2b। ये अगर आपको ना गिवन हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ये गिवन नहीं है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये तो चलो इन लोग ने दे दिया है, बट अगर क्वेश्चन में ना दे तो ये आपको इस रिलेशन को याद रखना है। ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ब्रेड्थ होता है, बी होता है। चलिए अभी सम को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं कि एच और बी किस तरह से फाइंड करना है। ओके, अभी सबसे पहले देखिए इसका मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। यहाँ पे अभी तक देखिए हमने डायरेक्ट स्ट्रेसिस देखे। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेसिस देखे। डायरेक्ट स्ट्रेसिस हमने उसके अंदर जो देखा था वो देखा था क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, ठीक है, और रिवेटेड जॉइंट। उसमें क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेस था। उसके बाद हमने क्या देखा, एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस का आप में यहाँ पे चैप्टर है नहीं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर नहीं है। बेंडिंग स्ट्रेस जो अगर आपने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का यूज़ किया है तो वो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस का यूज़ आता था। ठीक है, यहाँ पे सीयर स्ट्रेस या टॉर्सनल लोड, ओके, टॉर्सनल उस पे जो डिज़ाइन करा था हमने, उसके अंदर हमने कपलिंग डिज़ाइन किया, की साफ्ट, ये सब डिज़ाइन किया। अब क्या है यहाँ पे, आप ये जो क्वेश्चन इसके अंदर कंबाइंड स्ट्रेसिस होती है, डायरेक्ट भी हमें कैलकुलेशन में लेनी है और बेंडिंग भी हमें कैलकुलेशन के अंदर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों स्ट्रेसिस को कंसिडर करने वाले हैं। ओके, तो डिज़ाइन करते वक्त हमें ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कहने की कोशिश करो, अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो एक्स एक्स मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं यहाँ पे अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मेंशन करूँ, जैसे कि एक पॉइंट को मैं यहाँ पे 1 नंबर बोल देता हूँ और एक पॉइंट को यहाँ पे 2 नंबर बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम 1 और 2 पे हमें दोनों स्ट्रेसिस लेनी है। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, ये जो ये जो पी वाला जो स्ट्रेस लोड है, पी वाला जो लोड है, उसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बांट देते हैं, है ना, दोनों तरफ बांट देते हैं। देखो किस तरह से बताता हूँ। तो ये 25 हम मान लेते हैं कि ये जो 25 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है 2 पे। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये जो लोड सहन करना है, ये किसको सहन करना है, ये वाले जो एक्स एक्स सेक्शन है ना, उसको ही सहन करना है। तो पहला हमने दे दिया कि चलो भाई आप दोनों, पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2, दोनों ये वाला स्ट्रेस ले लो। अभी ये वाले जो स्ट्रेस है, ये कौन से स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया, ये पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्ट्रेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा डी, डी फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालनी होती है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लोड चाहिए। तो लोड तो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 25 × 10⁻³ का लोड गिवन है। एरिया चाहिए, तो रेक्टेंगल सेक्शन है, तो रेक्टेंगल का एरिया भी आपको पता है, जो रहता है h × b। ओके, यहाँ पे लोड गिवन है 25 × 10⁻³। तो इसका मतलब आपको पता है कि सिग्मा डी तो मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें ना, तो इसको ध्यान से देखो कि जब अगर बेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। ओके, तो सिग्मा बेंडिंग, तो बेंडिंग यहाँ पे दोनों स्ट्रेस, हमें बेंडिंग में दोनों स्ट्रेस कंसीडर करनी है। तो बेंडिंग के अंदर देखो, ये बी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप देखो बेंडिंग में दोनों स्ट्रेस आती है। बेंडिंग के अंदर देखिए कौन सी जगह पे कौन सी स्ट्रेस आती है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सब अभी मैं निकाल देता हूँ, है ना। वो जो एरो है वो मुझे हटाना है यहाँ से। ओके चलो, अब ये एरो हट गए हैं तो मैं अच्छे से आप समझा सकूँ, है ना। इसके लिए अभी देखो, अगर ये P ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लग रहा है, यानी ऊपर नीचे दोनों की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सी सेक्शन खोलने की कोशिश कर रहा है, फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, यानी बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका असर 2 पॉइंट पे क्या होगा, तो 2 पॉइंट के जो फाइबर है वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं।
अब सोचो, इसको इमेजिन करो, 2 नंबर के फाइबर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जबकि ये बैंड हो रहा है इस तरफ। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 नंबर के फाइबर पास आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक शाफ्ट है या बीम है, तो अगर मैं इसको देखो इस तरह से नीचे से अगर ऊपर की तरफ धक्का मार रहा हूँ, तो आप देखोगे कि नीचे के फाइबर एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर के फाइबर जो है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो जब भी कोई चीज़ बैंड होती है ना, तो दोनों स्ट्रेस लगती है। तो देखो, एक फाइबर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, दूसरे फाइबर पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, और एक बीच में जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वहाँ पे एक भी स्ट्रेस नहीं लगती, ना टेंसाइल ना कॉम्प्रेसिव। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊँ इसी तरह, है ना, तो उसमें भी उल्टा हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बीम का जो मैंने बात किया ना, ये यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगर मेरे पास बीम है और मैं यहाँ ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, और दोनों तरफ से इस तरह से एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने लगाया, तो सिंपली सपोर्टेड बीम लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे बीम बैंड होगा। ये देखो, ये बीम बैंड होगा इस तरह से। मैंने ज़्यादा बेंडिंग दिखाया कि आप समझ सको इसके कारण। तो आपने देखा कि जो अपर फाइबर है, देखिए अपर फाइबर क्या है, एक दूसरे के पास पास आए, देख सकते हो आप, है ना, पास पास आए। और जो न्यूट्रल एक्सिस के, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे की फाइबर देखो दूर दूर गए। इसका मतलब क्या होता है, जब भी बेंडिंग होता है तो न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ वाले फाइबर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगती है और दूसरे वाले फाइबर पे क्या लगती है, टेंसाइल स्ट्रेस लगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे, ये सेम चीज़ को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो आपको मैंने अभी समझाया ना, ये ब्लू कलर के लाइन से, वो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वन नंबर का पॉइंट है, यानी कि सिग्मा 1, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस में क्या होगा, सिग्मा जो 1 नंबर का स्ट्रेस और सिग्मा 2 नंबर का स्ट्रेस क्या होगा। तो देखो दोनों पे डायरेक्ट स्ट्रेस तो लगने ही वाले, लोड डिवाइड बाय एरिया, लोड डिवाइड बाय एरिया। बट जो 1 नंबर के फाइबर क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, और कॉम्प्रेसिव का साइन माइनस रहता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लगेगा बेंडिंग स्ट्रेस, और सेम चीज़ यहाँ पे 2 नंबर पे है तो टेंसाइल लगेगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस करके हम बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सिग्मा 1 फाइंड करेंगे, सिग्मा 2 फाइंड करेंगे, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम आए, जनरली ये सिग्मा 2 वाला जो है मैक्सिमम आएगा, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारा सिग्मा मैक्स जो ऑलरेडी गिवन है उसके साथ। ठीक है, चलिए इस प्रोसीजर को इतना आपको अगर थोड़ा बहुत समझ आया ना तो कोई बात नहीं, है ना। आपको मैंने यहाँ पे हल्की फुल्की झलक दी कि सम को किस तरह से अपने को परफॉर्म करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जो जो काम लगने वाला है ना वो बता दूँ कि हमें फ्यूचर में क्या क्या काम आने वाला है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन काम आने वाला है। एरिया ऑफ RECT लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो A इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है तो H इंटू B इंटू एच चलेगा, H इंटू बी भी चलेगा, ओके, B इंटू एच। तो B और H जो हमने लिया है 2B लिया है, ओके। तो यहाँ पे 2B स्क्वायर, ओके, 2B स्क्वायर का यहाँ पे हमारा एरिया आया है। अभी उसको ऐसा ही रहने देते हैं। एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी Z जना, जो है सेक्शनल मॉड्यूलस, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले के लेक्चर के अंदर, ओके। तो हम फाइंड करने वाले हैं सेक्शनल मॉड्यूलस, ये ज़रूरत पड़ने वाला है अभी, है ना। कब ज़रूरत पड़ेगा, कैसे ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको वापस फार्मूला भी बताऊँगा, ओके, जिसको बोलते हैं हम Z, ओके, सेक्शनल मॉड्यूलस Z। तो सेक्शन मॉड्यूलस का जो फार्मूला रहता है, Z इज इक्वल टू, जो फार्मूला रहता है वो रहता है I/Y, ओके। अभी I रेक्टेंगुलर सेक्शन का I जो रहता है वो रहता है 1/12 BH³ डिवाइड बाय Y जो रहता है एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, यानी H/2, ओके। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6 BH², ओके। तो देखिए ये हमारा आ चुका है Z, 1/6 BH², ये फार्मूला रहेगा Z का। ठीक है, तो चलो 1/6 BH², ठीक है। तो 1/6 B और H की जगह पे हम लगाएंगे 2B का स्क्वायर, जो बन जाएगा 1/6 B और 4B स्क्वायर, जिसे बन जाएगा, देखिए ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, सॉरी दोनों 2 से कटेगा, यानी ऊपर 2 बचेगा और नीचे 3 बचेगा, यानी 2/3
बी क्यूब आंसर आएगा जेड का। ओके। एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेता हूँ। देखिए बेंडिंग मोमेंट एम कैसे निकालना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो लग रहा है, आप देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ये देखो ये लग रहा है फोर्स, ये देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और ये यहाँ से बात करें, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, देखो आप ई दिख रहा है ना आपको, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो, तो P इंटू ई है ना, फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू ई। और फोर्स जो है वो कितना गिवन है, फोर्स गिवन है 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम लेंगे 25 इंटू 10⁻³ इंटू जो एसेंट्रिसिटी है 150 mm का एसेंट्रिसिटी है, सो 150 एसेंट्रिसिटी, ठीक है। सो 25E3 इंटू 150, बड़ा सा आंसर आ रहा है। सो उसको हम छोटा कर देंगे ENG दबा के, 3.75 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम। चलो, ये स्टेज जो है हमारा सेट हो चुका है, जो जो हमें फाइंड करना था। अब देखिए, अभी बी और एच फाइंड करने के लिए थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने अभी आपको सिखाया ना, हमें निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है ना, वो दो जगह आएगा, एक आएगा सिग्मा 1 पे, ओके, यानी 1 नंबर पे जो स्ट्रेस आ रहा है ना। बुक में आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर अलग दिखेगा। बुक में क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं, और फिर जो टेंसाइल स्ट्रेस देखिए, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस लगने वाला है 2 नंबर पे, तो वो फाइंड कर लेंगे। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा 1 नंबर पे, वो फाइंड कर लेंगे। बट उनका नंबरिंग में देखना, नंबरिंग भी ऐसे सीधा नहीं किया उन लोग ने। तो क्या किया है, इसको सिग्मा T1 लिखा है, दूसरे को सिग्मा T2 लिखा है, और तीसरे को सिग्मा C2 लिखा है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए समझना। तो आप इसको ऐसा ना लिखते हुए, या तो आप क्या करो, एक उनके जैसा करना है ना, तो आप अपने थोड़े नोटेशंस चेंज कर दो। डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा D करके लिख लो, और जो 1 नंबर का स्ट्रेस है जो टेंसाइल है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि सिग्मा 1 नंबर पे कॉम्प्रेसिव तो सिग्मा C1 लिख सकते हो, और 2 नंबर पे सिग्मा जो टेंसाइल है तो सिग्मा T2 लिख सकते हो। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, तो आप खुद ही ना कंफ्यूज हो इसके कारण, है ना। बट ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सम को सॉल्व करूँगा, है ना। मैं डायरेक्ट करूँगा सम। कैसे, देखो सिग्मा 1, और दूसरा यहाँ पे आपके साथ देखो, आपको साथ साथ सिग्मा 2 भी निकालता हो। तो पहले तो दोनों पे डायरेक्ट स्ट्रेस आने वाली है, लोड डिवाइड बाय एरिया, लोड डिवाइड बाय एरिया। चलो ये तो फिक्स हो गया दोनों पॉइंट पे, 1 नंबर पे भी और 2 नंबर पे भी, है ना। जो 1 नंबर सेक्शन पे और 2 नंबर सेक्शन पे। और जैसे कि 1 नंबर पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस कैसे लगेगी, कॉम्प्रेसिव, और कॉम्प्रेसिव का साइन कैसा होता है, नेगेटिव लेते हैं। और 2 नंबर पे टेंसाइल हो रहा है तो प्लस लेना है, और प्लस क्या लेना है, बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चलो डायरेक्ट लिखने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा 1 पे हम लेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। और यहाँ पे भी हम लेने वाले हैं डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। दोनों में से कौन सा बड़ा आ रहा है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस तो दोनों में क्या आएगा, लोड डिवाइड बाय एरिया, और यहाँ पे भी डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा लोड डिवाइड बाय एरिया। अब मैंने आपको बताया ना कि 1 नंबर पे क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि कॉम्प्रेसिव आ रहा है उसके कारण, ठीक है। यहाँ पे C है, इसके कारण ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे टेंसाइल हो रही है, इसके कारण ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, अच्छा आपको मैंने प्योर बेंडिंग इक्वेशन बताया था, याद करो आप, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। आपको बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला निकालना है, दिख रहा है। तो सिग्मा B क्या आएगा, सिग्मा B आएगा, ये Y जो है M के साथ चला जाएगा, सो MY/I
ये फार्मूला बनेगा। और भी इसको सॉर्ट करते हैं m, और ये जो y है ना उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, यानी वो चला जाएगा i बाय वाई। अभी आपको मैंने बताया था कि i बाय वाई है, अभी अभी भी बताया कि i बाय वाई है, दैट इज़ अवर z। ओके, उसको बोलते हैं सेक्शनल मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, तो m बाय z। तो देखो सिग्मा b का फॉर्मूला आया m बाय z, है ना। तो ये फार्मूला देखो मैंने बताया, बोला था ना आपको कि कैसे आता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखो बता दिया। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, m बाय z, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल लग रहा है, बेंडिंग यहाँ पे टेंसाइल है, m बाय z, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में आपको नहीं उतर रहा है तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट बेंडिंग करना है। एक में जो 1 नंबर पे आप देखो, यहाँ पे 1 नंबर पे क्या हो रहा है, 1 नंबर पे यहाँ पे ये एरो देख सकते हो ना, इसको आप घुमाओ तो खुद ही समझ आ जाएगा। ये 1 नंबर है, उसको ऐसे घुमाओ आप इस तरह से, ये सी सेक्शन को नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगा के देखो, और फोर्स लगाओगे तो खुद ब खुद समझ आएगा कि ये दूर, ऐसे देखो ये 2 पॉइंट दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ वाले फाइबर पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये पास पास आ रहे हैं यानी ये कॉम्प्रेसिव हो गया, और ये दूर दूर जा रहे हैं यानी टेंसाइल हो गया, है ना। तो कॉम्प्रेसिव वाला माइनस ले लेना 1 नंबर का पॉइंट, और 2 नंबर वाला पॉइंट आपको प्लस लेना है क्योंकि वो टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव को हम माइनस लेते हैं साइन कन्वेंशन में, और टेंसाइल को हम प्लस लेते हैं। चलिए लोड है, ये सब कुछ हमने पहले से देखिए निकाल के रखा है, 25 × 10⁻³ एरिया मैंने निकाल के रखा है। एरिया हमने क्या निकाला है, देखो एरिया भी निकाल के रखा है 2b², सब कुछ हमने पहले से ही निकाल के रखा है 2b² माइनस m अभी अभी निकाला हमने 3.75 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय z भी हमने निकाला है। देखो z क्या निकाला है, 2/3b³, तो यहाँ लिख देते हैं 2/3b³। यहाँ पे सेम चीज़ें लिखनी है अपने को, बस फ़र्क इतना है कि साइन जो है बीच में प्लस है। ओके, सो 3.75 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2/3b³। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिग्मा 1 हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस तरह से यहाँ से सिग्मा 2 भी मिलेगा, है ना। यहाँ पे 2 लाइन बना देता, एक लाइन बना देता हूँ जिससे दोनों चीज़ अलग हो जाए। 25 जो 1000 है डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो 12500 12500, दिस इज़ b² माइनस, और इसको मैं लेके आता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3 करके डिवाइड बाई 2 करके, तो इसका आंसर आ रहा है 5.625 × 10⁻⁶ और b³ आ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी वापस, बाजू में से आपको कॉपी करना है। ये बाजू में से का मतलब अपने ही बाजू वाले पेज में से, बाजू वाले के पेज में से नहीं, है ना। बाजू वाले में से कॉपी नहीं करना है, अपने बाजू वाले पेज में से, या आपने आजू बाजू कहीं लिखा है वहाँ से। ओके, सो सिग्मा 1, और आप देख सकते हो अभी ये 125, अगर आपको मान लो b की वैल्यू पता होती तो यहाँ डालते तो दोनों में से कौन सा आंसर बड़ा आता, तो ऑब्वियसली ये माइनस, ये इस क्वेश्चन, ये जो भी आंसर आएगा उसमें से ये माइनस होने वाला है, ये बड़ा सा आंसर। ओके, और यहाँ पे ये सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस होने वाला है, तो ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा कौन हुआ, तो सिग्मा 2 बड़ा हुआ ना, सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो यहाँ हम बता देते हैं कि हियर सिग्मा 2 जो है वो बड़ा है किससे, सिग्मा 1 से। ओके, सो कंपेयरिंग किसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि सिग्मा 2 बड़ा है तो सिग्मा 2 को कंपेयर करेंगे, सिग्मा 2 विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो अलाउएबल मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखी है हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि जो हमारी सिग्मा 2 जो है वो भले बड़ा आ रहा है, बट वो सबसे बड़ा है, बट वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सिग्मा मैक्सिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए,
है ना, सिग्मा मैक्सिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं ऐसा लिखूँ कि सिग्मा मैक्स है वो ज़्यादा ही रहना चाहिए, या तो इक्वल टू रहना चाहिए किससे, सिग्मा टू से। सिग्मा टू छोटा ही रहना चाहिए, सिग्मा मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा टू लेस देन और इक्वल टू सिग्मा मैक्स बोलो, या सिग्मा मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा टू बोलो, ठीक है। तो चलिए, सिग्मा मैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, कहाँ चला गया। सिग्मा मैक्स 100 दे रखा है, ओके। सो यहाँ पे लिख देते हैं 100। ग्रेटर देन की ज़रूरत नहीं, हमें अभी इक्वल टू कर देंगे इसको। और सिग्मा टू, जो सिग्मा टू का ये देखिए बड़ा सा आंसर हमने निकाल रखा है, आप देख सकते हो ना, बड़ा सा आंसर हमने निकाल रखा है, ये हम डाल देंगे 12500 डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस 5.625 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय बी क्यूब। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो बी क्यूब आएगा, और बी क्यूब चला जाएगा 100 के पास, तो 100 बी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 12500 बी आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 5.625 इंटू 10⁶। एलसीएम लिया मैंने, है ना, और कुछ भी नहीं किया। सो 100 बी क्यूब, ये 12500 लेफ्ट LHS में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 5.625 भी माइनस हो जाएगा। जब उसको भी LHS में बुला लेंगे तो RHS में बचेगा 0। एक और काम कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा बी क्यूब माइनस ये बन जाएगा 125 बी, और ये बन जाएगा 5.625। ये 10⁶ की जगह पे क्या बन जाएगा, 10⁴ बन जाएगा, ओके। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। तो ये जो है, जो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड। सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ट्रायल एंड एरर मेथड देखो कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, बी की अलग अलग वैल्यू गैस करनी है। तो बी की वैल्यू गैस की हमने, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बी क्यूब माइनस 125 बी माइनस 5.625 इंटू 10⁴ इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो b की जगह पे आप 5 रख के देखो, तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में 125 इंटू 5 माइनस 5.625 E4। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस 56750। हमें क्या आंसर लाना है, देखिए आप, ये फार्मूला में जो बी रखने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 0 के आसपास भी चलेगा। बट ये देखिए कितना आया, -56,000, यानी ये नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको चलो बी का वैल्यू चेंज कर देते हैं। लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट लिखना है, बी इक्वल टू डबल कर देते हैं। चलो 10 लेके देखते हैं, तो 10 लेके हमारा आंसर क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो इस बार हम करेंगे 10⁻³ माइनस 125 माइनस 5.625 इंटू E4। सो ये आ रहा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, बहुत कम आंसर चेंज में फ़र्क पड़ा। तो एक काम करते हैं, 10 का 20 ले लेते हैं। चलिए विड्थ जो है 20 लेके देखते हैं, 20⁻³ माइनस 125 इंटू 20 माइनस 5.625 E4 -50,000। देखिए अभी भी कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो 20 का 30 करके देखते हैं, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। तो 30⁻³ माइनस 125 इंटू 30 माइनस 5.625 इंटू 10। तो चलो देखिए अब आंसर में कुछ फ़र्क आ रहा है, -33,000 हो गया। तो भी बट अभी 0 के पास तो नहीं पहुंचा, तो हम क्या करते हैं, बी को 40 लेके देखते हैं। 40⁻², ये कि क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कब जाके आपका आंसर अचानक से बढ़ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको बोला है अभी तो 56 है, अभी तो -50,000 पे, अभी -33, अब अचानक से आप 50 ले लोगे तो वो ग्राफ कहाँ चला जाएगा आपको भी नहीं पता, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे, एकदम पहले तो ऐसे स्लो सो बढ़ता है, फिर अचानक से एकदम ग्राफ बढ़ने लगता है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के कारण है ना। तो आप क्या करो, इतने जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ाना। देखो 40 से क्या आ रहा है आप चेक कर लेते हैं। बोले सर आंसर तो बहुत नज़दीक पहुंच ही नहीं रहा, बड़ी बड़ी वैल्यू लो।
और देखा कि बड़ी वैल्यू में हम सीधा प्लस में भी 50,000 रुपये ऊपर पार कर गए, तो ये भी तो हमारा टाइम बिगड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए ये इसी के अंदर आप देख लो, ये 2750 पे आ रहा है ना। तो ये देखिए अचानक से प्लस में चला गया और 2000 के ऊपर आया, हमें तो ज़ीरो लाना है ना। इसका मतलब हमारा आंसर किसके बीच में होगा विड्थ का, 30 और 40 के बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं 35 लेके देखते हैं। देखिए हम अभी थोड़ा थोड़ा करीब आ गए हैं एकदम। 35/3 माइनस 125 इंटू 35। देखिए ये वैल्यूज़ भी याद रहने लगी हमें। माइनस ओहो, ये अभी भी देखिए 35 पे माइनस 750 पे जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं 35 और 40 के बीच में क्या है, 38 लेके देखते हैं। चलो शायद 38 के ऊपर आ जाए। ओके, तो 38 लेके देखते हैं। -6 देखिए ये भी अभी जीरो पे तो नहीं आ रहा, यानी ये आंसर हमारा किसके बीच में होगा, 38 एंड 40 के बीच में होगा। तो अभी एक ही है इसके बीच में, 39 mm। ओके, सो 39 हमारा लास्ट है। अभी 39 के बाद हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 39 और 40 के बीच में आएगा तो फिर ऑब्वियसली हम 40 लेंगे, है ना। देखिए दिस इज़ ऑल्सो -1806। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा देखिए 39 एंड 40 के बीच में रहेगा, यानी 39 पॉइंट समथिंग रहेगा। सो टेकिंग हम क्या करेंगे, सो टेकिंग b इज इक्वल टू 40 mm, क्योंकि 39 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमने b क्या ले लिया, 40 mm यहाँ पे ले लिया। ओके, और हाँ तो फिर h आ जाएगा 2b, दैट मीन्स 2 इंटू 40। ओके, तो हमारा h का आंसर आ जाएगा 80 mm। ठीक है, तो देखो हो गया ये हमारा सम, ये दोनों हमारे हो गए आंसर, है ना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी बहुत है ना। क्यों इजी है आपको मैं बता दूं कि क्यों इजी है। आप यहाँ पे देखो क्या क्या करना है, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये सी सेक्शन है, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। ये जो डेटा है सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो आप सभी को पता है पहले से। सेक्शनल मॉड्यूलस मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, तो इसका भी फार्मूला आपको पता ही होगा। यहाँ एच की वैल्यू डाल दो तो सेक्शन मॉड्यूलस निकाल लो। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपको निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट पी इंटू ई करके आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस का आपको मैंने समझाया है ना, तो आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या लेना है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों में डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस। पर 1 नंबर पे देखा तो हमने कॉम्प्रेसिव मिल रहा था, इसीलिए डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला और बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने इसलिए ब्लू कलर से भी लिखा है। सारी वैल्यू डाल दो इसके अंदर। सारी वैल्यूज डालने के बाद सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आएगा, जिसमें से सिग्मा 2 बड़ा आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिग्मा 2 ही बड़ा आएगा। वो नंबर पे आपने किस तरह से नंबरिंग किया है, किस तरह से कहाँ स्ट्रेस लग रहा है, डेटा किस तरह से गिवन है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें सिग्मा 2 है वो बड़ा आ रहा है, तो सिग्मा 2 को हमने कंपेयर किया सिग्मा मैक्स के साथ। अगर आप ग्रेटर देन नहीं लेना तो इक्वल टू भी लेके आप कर सकते हो सम को सॉल्व। और यहाँ से फाइनली बस ये सम को हम सॉल्व करते गए, थोड़ा सिंप्लीफाई करते गए, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेके आए, और उसके बाद हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से बी निकाल लिया और बी निकल गया तो एच मिल गया। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको ये सम समझ आया है। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फार्मूलास बहुत है तो फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। चलो अब इसी के जैसे सम्स जो है आपको ये दिखेंगे, इसी के जैसे कुछ सम्स है। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, चलो ये 10 हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लोड दिया है, सी क्लैंपिंग, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एसेंट्रिक डिस्टेंस देखो 150 mm, यानी सेम सम दिखाई दे रहा है। डायमेंशंस फाइंड करने हैं, परमिसिबल स्ट्रेस 100 है, एच इक्वल टू 2b, समर 1916। तो चलो ये सेम सम है ना, 10 जैसा ही है। इस बार 2 किलोन्यूटन दिया है, सी क्लैंप है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लोड एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस तो 150, यानी ये एसेंट्रिक डिस्टेंस है ना, ई ही गिवन है, ये ई दिया है। डायमेंशंस फाइंड करने क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्लैंप के, और स्ट्रेस गिवन है 100। डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज ट्वाइस एज विड्थ, है ना। तो डेप्थ यानी अभी एच लेके एच इक्वल टू 2b वाला है। विंटर 18 का 4 मार्क का सब, तो ये भी सेम मेथड है, सेम कर सकते हो। सी क्लैंप है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 60/20 है, मैक्सिमम क्लैंपिंग लोड है 20 किलोन्यूटन, डिस्टेंस 60, इनर एज ऑफ द फ्रेम, फाइंड द डायरेक्ट। अच्छा चलो ये सम हम करते हैं ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत अलग है। ओके चलिए, सी क्लैंप है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो वापस हमें यहाँ पे एक सी सेक्शन बना लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट करूँगा काम, क्योंकि अभी आपको ये पता है कि किस तरह से करना है। यहाँ पे बना देना। ओके, कंप्यूटर पे इतना अच्छा जल्दबाजी में तो नहीं बन सकता। यहाँ पे लोड बता देता हूँ मैं,
और इस बार जो एसेंट्रिसिटी गिवन है ये चलो वो बाद में करेंगे। 60/20 का यहाँ पे रेक्टेंगल है। ओके, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 20। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं h इक्वल टू, एक तो 60 mm लिख देते हैं और b जो है वो 20 mm लिख देते हैं। क्लैंपिंग लोड दिया है, देखिए 20 किलो न्यूटन का लोड है। सो दैट इज़ 20 × 10⁻³ न्यूटन। डिस्टेंस है 60 mm है फ्रॉम द इनर एज ऑफ द फ्रेम से। लोड का डिस्टेंस जो है ना, तो लोड का डिस्टेंस इनर एज से, यानी क्या बोल रहे हैं, ये इनर एज देखिए, ये वाली इनर एज है ना, तो ये इनर एज से लोड का डिस्टेंस, यानी लोड ये रहा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 60 mm है, समझ रहे हो। और ये एक दूसरा 60 mm है। इसका मतलब अगर एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, ये होती है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप अगर एसेंट्रिसिटी फाइंड करते हो तो E इज़ इक्वल टू, एक तो 60 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा 60/2। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी आपकी आएगी 60 + 30 यानी 90 mm की एसेंट्रिसिटी आएगी। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अभी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है और बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करनी है। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी। तो डायरेक्ट स्ट्रेस रहती है लोड डिवाइड बाय एरिया, सिंपल चीज़ है। लोड कितना है, तो 20 × 10⁻³ का लोड है। और एरिया, अच्छा एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। एरिया जो है B × H, दैट इज़ 60 × 20 यानी 1200 mm² आएगा। ओके, सो 1200 यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस मिल जाएगी ना। डायरेक्ट स्ट्रेस तो एकदम ईजी है, तो उसके लिए तो कोई बड़ी मेहनत करनी है नहीं। तो 16.66 Nm/mm² की डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही है। ओके, अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस दो जगह पे बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाना पड़ेगा। ओके, एक्स सेक्शन बताना पड़ेगा और यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है 1 नंबर बताना पड़ेगा और 2 नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 नंबर पे कौन सी स्ट्रेस आ रही है और 2 नंबर पे तो सेम चीज़ आएगी। 1 नंबर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। ओके, तो सिग्मा सी निकाल लेंगे और सो सिग्मा सी आएगा m/z। ठीक है, और m आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना, उसके लिए आपको m निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस के पहले यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक निकालना पड़ेगा हमें बेंडिंग मोमेंट m जो रहता है लोड इंटू एसेंट्रिसिटी। तो लोड है 20 × 10⁻³ और एसेंट्रिसिटी अभी हमने निकाली। ओके, 9 × 2 = 18, सो इंटू 10⁻⁵। ओके, सो ये आ जाएगा न्यूटन mm का बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के बाद हमें क्या चाहिए, z चाहिए। ओके, सेक्शनल मॉड्यूलस। तो सेक्शनल मॉड्यूलस रहेगा 1/6bh²। सो 1/6b और h है 60 का स्क्वायर। ओके, सो निकालते हैं 20 × 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, सो 12,000 mm³। ओके, 12,000 mm³ का z रहेगा। तो अब जाके हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, है ना। तो जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा वो एक रहेगा सिग्मा सी बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ऐसा लिख देते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, एट पॉइंट 1। सो सिग्मा सी लिखेंगे 1 नंबर पे, तो वो हम निकालेंगे m/z। सो -m/z रहेगा। ओके, सो माइनस 18 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय z। तो z हमने निकाला अभी 12,000। ओके, सो माइनस 18 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 12,000। ओके, सो 150 -150 Nm/mm²। और टेंसाइल
टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट नंबर 2। ओके, तो सिग्मा टी लिखेंगे तो m/z लिखेंगे और सेम ये 150 आएगा न्यूटन पर mm²। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये सम हमारा हो गया, दोनों स्ट्रेस जो मैं निकालनी थी निकाल ली। और अगर दूसरा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पे ऐसा भी पूछा होता फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा जो सिग्मा, ये जो हमारा मेन जो स्ट्रेस आया डायरेक्ट स्ट्रेस, ऊपर जो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस निकाला ये रहा, ये मेरा पहला आंसर था ना, ये मेरा आंसर नंबर 1 है। ओके, दिस आंसर नंबर 1। तो ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, ओके, तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा टी आएगा। ठीक है, जो प्लस वाला है वो ये ज़्यादा है। ओके, तो ये वाला हमारा, हम इन दोनों को खाली प्लस कर देना है। जो हमारा 16.66 आया प्लस 150 आया ना, इन दोनों को प्लस करके आप आंसर निकाल देना। ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला स्ट्रेस क्या आएगा, तो ये वाला स्ट्रेस आएगा सिग्मा डी माइनस सिग्मा सी हो जाएगा, तो इसका आंसर तो कम ही आने वाला है। तो ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। ठीक है, बट इस समय ऐसा कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मैं निकाल देता हूँ, इस सम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो भी सम्स मैंने कराए, जो सम नंबर 10 और 13, बाकी की 11 12 तो आपको मैंने खुद ट्राई करने को बोले क्योंकि सेम ही सम है ना। तो आज के जो सम मैंने कराए सी सेक्शन वाले, जो सी क्लैम्प वाले जो सम मैंने कराए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप 4 मार्क, देखिए 4 मार्क तो आसानी से लेके आओगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो स्पिंडल वाले 2 सम है वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्पिंडल वाले दोनों सम्स में करवा दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, उसके कारण मैं स्पिंडल वाला जो सम है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और उसके बाद सिर्फ प्रेशर वेसल्स बाकी है, DME में प्रेशर वेसल्स ही कवर करा होगा। बाकी सब मैंने आपको सेल्फ स्टडी में बोला था कि आप सब सेल्फ स्टडी में करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।